Welcome again. Today we will discuss there are so many adjustment entry. Last classes में भी आपके साथ में ये एंट्रीज चल रही थी। कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज होती हैं जो क्वेश्चन में आपको पेपर के अंदर मिलेंगी ही, तो इंडिविजुअली उनको हम किस तरह से अपने डबल एंट्री सिस्टम की रूलिंग्स में इन्वॉल्व करते, इंटीग्रेटेड करते हैं इन एंट्रीज को वन बाय वन। अगर हम इन एंट्रीज को समझ पाते हैं तो बहुत इजीली हम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी कर पाते हैं। एंट्री नंबर 1, ये एंट्री रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज द अकाउंट ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक इज अनसोल्ड गुड्स possessed retained by the business at the end of as well as the beginning of the year is called stock. स्टॉक वो गुड्स होती हैं जो सेल होने से रह जाती हैं, मीन्स नेक्स्ट फ्यूचर में उनको हम सेल करेंगे, इस समय हमारे पास वो रिटेन्ड हैं, होल्ड हैं, इन हैंड हैं। क्लियर? एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम ईयर एंड पर 31 मार्च जो हमारी अकाउंटिंग ईयर जनरली होती है, इस डेट में हम लोग अपने पास जो स्टॉक है उसका अलग से वैल्यूएशन करते हैं, और वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड हैं, तो उन मेथड में से कोई एक मेथड यूज करते हैं और स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। वो हमारा उस डेट में क्लोजिंग स्टॉक होता है बेटा। एंड देन जब हम बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर लेके जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एंड ऑफ द ईयर के जितने भी बैलेंस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर में बैलेंस बीडी मीन्स ओपनिंग बैलेंस बन के जाते हैं। तो इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनता है। एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड बाय मेकिंग ए क्लोजिंग एंट्री। तो ये क्लोजिंग एंट्रीज होती है जब हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, मीन्स जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ईयर एंड पर, उस समय हम सभी अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। तो क्लोज करते समय जो एंट्रीज की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। तो ये क्लोजिंग एंट्री स्टॉक से रिलेटेड होती है बेटा। इसे हम इस फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट वर्ड लगेगा यहाँ पर, अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है बेटा, ये ट्रेडिंग एक स्पेशल अकाउंट होता है जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट शो करता है ईयर एंड पर। ठीक है, ईयर एंड पर ये अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and then last balance sheet. So that the closing stock for a year is the opening stock of the next year. Opening stock is recorded by making a opening entry. अब जैसे क्लोजिंग एंट्री करते हैं तो बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर हम ओपनिंग एंट्री करेंगे। जैसे बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर एज्यूम करो कि अकाउंट क्लोज होते हैं हमारे 31 मार्च को, तो न्यू ईयर स्टार्ट होती है अकाउंटिंग की 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को बेटा ओपनिंग एंट्री करते हैं। तो देन क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट्स एंड इज आल्सो शोड इन दी बैलेंस शीट। जब भी आपको स्टॉक इन हैंड दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो एक सिंगल एंट्री आपको करनी है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस बाय फायर और थेफ्ट। अब गुड्स लॉस हो जाती है हमारे पास, तो उस समय हम ये देखते हैं कि जो भी गुड्स, यहाँ पर तो मैंने गुड्स लिया है लेकिन कोई एसेट्स भी हो सकती है बेटा। तो कोई भी एसेट्स या गुड्स हमारे पास से लॉस होती है, कोई भी कारण हो सकता है, फायर हो जाए, थेफ्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में ना देखते हैं कि वो जो गुड्स लॉस हुई है वो इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है। अगर अनइंश्योर्ड है तो जितना भी लॉस होता है वो हमें खुद बियर करना होता है, और इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है उस लॉस को। अब ये डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड पर्सन क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर एज्यूम करो कि इंश्योरेंस कंपनी और हमारे बीच में फुल स्टॉक के रिस्क का इंश्योरेंस हो रखा है, फुल इंश्योर्ड है हमारा, तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी हमें फुल पे करेगी जितना लॉस हुआ है उतना। और अदरवाइज अगर पार्शियल इंश्योरेंस है, कम गुड्स का इंश्योरेंस हो रहा है, तो उस प्रोपोर्शन में, लॉस के प्रोपोर्शन में कम करके इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करेगी। तो देन फर्स्ट जो सब पॉइंट है इसके अंदर, इफ द गुड्स आर अनइंश्योर्ड, if the goods are damaged due to the fire or theft or due to any other reason, it is a business loss and debited to the loss by fire or loss by theft account
and credited to the purchase account so that entry will be loss। ये लॉस जो है ना बेटा, वो लॉस एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड गेन, these all are related to revenue nature of losses and income। means नॉमिनल अकाउंट्स की रूलिंग कहती है कि ऑल लॉसेस आर डेबिटेड टू। अब यहाँ पर परचेज है, अगर गुड्स का हमें लॉस हुआ है तो परचेज आएगा, और अगर किसी एसेट्स का लॉस हुआ है बेटा तो उस एसेट्स का नाम आएगा। जैसे फर्नीचर लॉस हो गई तो फर्नीचर आएगा, मशीनरी लॉस हो गया तो टू मशीनरी के नाम से आएगा। परचेज केवल गुड्स के लॉस पर ही सीआर होगा। क्लियर? नीचे नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स लॉस बाय थेफ्ट और गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब फर्स्ट पॉइंट तो था अनइंश्योर्ड है तो, और सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट बी व्हेन गुड्स वर फुली इंश्योर्ड एंड फुल अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ली है, वो फुल स्टॉक की है, पूरे गोदाम की कैपेसिटी के बेसिस पे ली है। मान लो 50,000 यूनिट जो है ना हमारी गोदाम की कैपेसिटी है, और हमने पूरे गोदाम को इंश्योरेंस करा लिया, तो इसका मतलब ये हुआ गोदाम के अंदर जितनी भी गुड्स रखी जाएंगी वो पूरी गुड्स फुली इंश्योर्ड है। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लो 50,000 यूनिट रखने की कैपेसिटी गोदाम में है और किसी भी रीजन से आग लगी और उसके बाद जो है उसमें से 2,000 की गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो वैल्यूएशन होता है। तो वो वैल्यूएशन होने के बाद में वो हमारा एक्चुअल लॉस है, वो हम क्लेम मांगेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ऐसे इंश्योरेंस कंपनी नहीं देखती है। इंश्योरेंस कंपनी का इंस्पेक्टर होता है, एनालाइजर होता है, वैल्यूएटर होता है। इंश्योरेंस कंपनी अपनी टीम के साथ में उसको भेजती है, प्लेस ऑफ फायर है या जहां भी लॉस हुआ है वहां पर टीम जाएगी और वो वैल्यूएशन करेगी कि एग्जैक्ट में कितने का लॉस हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारा लॉस 2,000 का हुआ और हम इंश्योरेंस कंपनी से 50,000 रुपए का क्लेम मांग रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जनरली आपने देखा भी होगा कि कोई भी व्हीकल जैसे मोटरसाइकिल है, वो एक्सीडेंट होता है, उसका अगर लॉस हुआ है उससे कम ही इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, तो बाकी का जो अमाउंट है वो हमारे लिए लॉस है। फुली इंश्योर्ड होने पर भी इंश्योरेंस कंपनी पूरा पे कर दे, ये सीओटी नहीं है। तो व्हेन गुड्स वर fully insured and full amount of claim received from insurance company, then entry फर्स्ट एंट्री सेम हो जाएगी जो लास्ट टॉपिक में थी, लॉस बाय थेफ्ट या फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर कोई एसेट्स अगर लॉस हुआ है तो उस परचेज की प्लेस पर वो एसेट्स का नाम आएगा। नरेशन आपको पता ही है, बीइंग गुड्स लॉस बाय थेफ्ट और गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। सेकंड, अब ये सेकंड जो है ना वो इंश्योरेंस कंपनी से हम क्लेम मांगते हैं कि आप हमें क्लेम दीजिए, तो ये उसकी एंट्री है। इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट करते हैं, लॉस बाय थेफ्ट या फायर को हम क्रेडिट करते हैं, मींस हमारा लॉस इंश्योरेंस कंपनी ने बियर कर लिया, तो ये उसकी एंट्री है, बीइंग इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, देन इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करती है, तो अगर पूरा पे कर दिया है ना तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी हो जाता है। यहाँ पर 10,000 का अगर लॉस हुआ है तो सभी एंट्री में 10,000 10,000 10,000 आता जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, पार्शली इंश्योर्ड, तो उसमें केवल ये तीसरी एंट्री में ना चेंज होगा। पॉइंट नंबर सी, व्हेन गुड्स वर फुली इंश्योर्ड बट पार्शियल अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। फर्स्ट एंट्री सेम, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि 10,000 की गुड्स अगर लॉस होती है तो ये एंट्री कर दोगे, एंड द इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट, ये सेकंड एंट्री होती है जब हम क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। एक्चुअल लॉस हमारा 10,000 हुआ है, 10,000 दीजिए, एंड देन इंश्योरेंस कंपनी उतना पे नहीं करती है, कम पे करती है, तो जितना भी पे करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बीच में प्रॉफिट एंड लॉस जितना पेमेंट नहीं करेगी वो हमारे लिए एक्चुअल लॉस है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो टू इंश्योरेंस कंपनी। द अमाउंट 8,000, 2,000 एक्चुअल लॉस, 10,000 टोटल अमाउंट। पॉइंट नंबर 3, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। हम एडवर्टाइज करने के लिए, हम अपनी सोशल वैल्यू बनाने के लिए बिजनेस जनरली कुछ गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपने देखा होगा कि जियो जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी तो कितना बेनिफिट हुआ था, घर घर हर कोई जो है ना वो इंटरनेट क्या होता है वो सब चलाने सीख गए थे। 6 महीने, हाँ 6 महीने का, तो वो क्या था, उसके बाद जो उन्होंने बहुत कस्टमर बनाए, मतलब हैबिचुअल कर दिया आदमी को
उन्हें पता लग गया कि हमारे लिए इंटरनेट कितना बेनिफिशियल है। उससे लोगों को तो पता ही नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराइए। तो बहुत पॉपुलेशन जो है ना इंडिया की, उसकी हैबिचुअल हो चुकी थी। तो फिर 100 रुपए का जब कराया उन्होंने रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर उस पर अब देखिए कितना हैवी चार्जेस वो लेते हैं, है ना। फैसिलिटी तो है, लेकिन उन्होंने सभी कंपनीज को, टेलीकम्युनिकेशन की जितनी भी कंपनियां हैं, उन्हें बहुत लॉस दिया है। पूरा मार्केट उनका कवर कर लिया उन्होंने। तो बेटा ऐसे ही जब कंपनी कोई आती है तो कुछ गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इन दिस केस तो वो एक तरह से एडवर्टाइजमेंट होता है। पॉइंट नंबर 3, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। Then goods given away as a charity or distributed as a sample is a loss due to the business. Hence, it is a debited to the charity account, or goods distributed as free sample account or advertisement expenses account as may be. इनमें से किसी को भी आप डेबिट कर सकते हैं। चैरिटी अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो। एंड क्रेडिट करोगे परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स हमारे पास से यूज हो रही है। तो चैरिटी एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, व्हेन गुड्स आर यूज्ड फॉर मेक एन एसेट। कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि जिस गुड्स में हम डीलिंग करते हैं, उस गुड्स का यूज हम मतलब एसेट्स के रूप में करते हैं। फर्नीचर मेकिंग का बिजनेस है हमारा, तो उस फर्नीचर में से फर्नीचर हम ऑफिस में भी लगा लेते हैं। तो ऑफिस में जो फर्नीचर हमारा लगा हुआ है वो हमारी एसेट्स है। सेल परचेज जिस फर्नीचर को हम कर रहे हैं वो हमारी गुड्स है। तो देन अगर गुड्स का यूज हमने ऑफिस पर्पस के लिए या अपनी फैक्ट्री में, या वो गुड्स कन्वर्ट हो रही है एसेट्स में, तो एसेट्स में अगर कन्वर्ट हो रही है तो वो एसेट्स इंक्रीज होती है। तो ऑल टाइप ऑफ इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, उस एसेट्स का नाम आ जाएगा। अगर फर्नीचर हम इंक्रीज हो रही है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर मशीनरी इंक्रीज हो रही है तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन आ जाएगा बीइंग दी गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग एन एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, increase honor of the business withdraw goods worth ₹4,000 for personal use। ये ड्राइंग का पार्ट है बेटा। गुड्स ऑनर विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उस कंडीशन में ड्राइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड एज कैपिटल। डिक्रीज द रूल्स, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड विल बी अप्लाइड। एंड देन परचेज account being an expenses account will be created as the rule decrease in expenses in created will be applied। then ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा बेटा बताइए? अगर हम ड्राइंग बैंक से करते हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट के अकाउंट से करते हैं, तो यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट लिखना है। लेकिन बिजनेस के ऑफिस से हम कैश लेते हैं तो कैश अकाउंट आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या गुड्स कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? परचेज अकाउंट। तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि 4,000 की गुड्स ऑनर ने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर ली हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 4,000। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट एक तरह से कंसेशन होता है बेटा, या तो हमें रिसीव हो रहा होता है अगर, या हम पे कर रहे होते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन जब आए थे तो मैंने ये आपके साथ में शेयर किया था कि डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इट इज नॉट रिकॉर्डेड बाय द रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये मैंने आपको बताया था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन करते समय, जनरल एंट्री करते समय ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, एज इट इज अवेलेबल टू ऑल बायर वेदर बाइंग और कैश और ऑन क्रेडिट। ये सभी तरह के लोगों को हम डिस्काउंट देते हैं या लेते हैं, कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो। It is deducted from the cash memo or bill of the goods and the amount so arrived is recorded in the books. If such goods are returned by the customer, then it is again deducted from the list price of the goods returned. ये जनरली ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है ना, वो जितना ज्यादा बल्क में ऑप्टिमम डिमांड को एराइज करने के लिए ये ट्रेड डिस्काउंट हम देते हैं। उनसे हम कहते हैं कि भाई आप मोर देन 5,000 यूनिट
अगर हमसे डिमांड करोगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। अगर मोर देन 6000 आप यूनिट डिमांड करोगे, दोगे हमें डिमांड, तो हम आपको 6% देंगे। अगर 10,000 दोगे तो 10% दे देंगे। इंक्रीमेंट ऑफ सेल करने के लिए एक तरह से ये प्रमोशन टूल के रूप में अप्लाई किया जाता है। तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन वैल्यू जरूर इसमें कम हो जाती है। सेकंड इज कैश डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज अलाउड ओनली ऑफ दोज कस्टमर हु हैव परचेज और कैश और पे द अमाउंट ऑफ परचेज इन कैश विद इन ए फिक्स पीरियड। ट्रेड डिस्काउंट टोटल परचेज और सेल पर हम लोग लगाते हैं, कैश हो या क्रेडिट हो। लेकिन कैश डिस्काउंट केवल कैश परचेज या कैश सेल पर ही लगाया जाता है। क्योंकि इसका मेन मोटो होता है टू प्रॉम्प्ट कलेक्ट अमाउंट और पेमेंट द अमाउंट। हमने जो सेल किया है, जिस कस्टमर को, वो कस्टमर हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे, मीन्स जल्दी से पेमेंट कर दे। तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसे देते हैं कि भाई, उसे कहते हैं कि भाई हमने जो सेल किया आपको 50,000 रुपए का, अगर आप 5 दिन के अंदर हमें पेमेंट कर देते हैं तो 10% हम डिस्काउंट आपको दे देंगे। और अगर आप 1 महीने के अंदर पेमेंट करते हैं तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। अगर 1 महीने के बाद अगर पेमेंट करेंगे तो बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देंगे। उसी तरह से हम परचेज पे भी डिस्काउंट मिलता है हमें। जो सप्लायर वो हमें डिस्काउंट देता है कि भाई अगर आप पेमेंट कर दोगे हमें तो हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे। वो डिस्काउंट अचीव होता है बेटा। इसमें टाइम ड्यूरेशन रखा जाता है कि विद इन इतने टाइम पर पेमेंट होना चाहिए, तब ये डिस्काउंट हम इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो वी रिसीव डिस्काउंट व्हेन वी मेक पेमेंट एंड वी अलाउ डिस्काउंट व्हेन वी रिसीव पेमेंट। मींस जब हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को तो डिस्काउंट हमें मिलता है, और अगर हम किसी को से पेमेंट ले रहे हैं तो हम उसको डिस्काउंट देते हैं। तो जो डिस्काउंट देते हैं हम, वो डिस्काउंट अलाउड होता है हमारे लिए, और जो डिस्काउंट हमें मिलता है वो रिसीव होता है, डिस्काउंट रिसीव। So entry for the cash discount is recorded along with the entry of payment. Then payment के साथ में ये entry होती है। तो when cash discount is recorded in the book, cash discount रिकॉर्ड किया जाता है, फिर डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता जनरल एंट्री में। तो डिस्काउंट अकाउंट विल बी नॉमिनल अकाउंट इन ऑफ 2 टाइप, दैट इज डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। When we receive discount, it is a gain to the business, so it is the credit to the discount account or discount receive account. And then discount allowed account, when the discount is allowed to the customer, it is all loss of the business, hence the discount allowed account is debited. So what is the difference between these trade discount and cash discount? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन मिलता ही है। The trade discount is allowed at the time of sale at fixed percentage of list price of the goods. ये गुड्स की लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड इफ द कस्टमर मेक द पेमेंट इन द कैश और विद इन ए फिक्स टाइम। एज्यूम कीजिए कि हमने गुड्स सोल्ड की 10,000 रुपीज, उस पर हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो 10% अगर ट्रेड डिस्काउंट 10,000 की गुड्स पर दिया तो कितना डिस्काउंट हो गया ट्रेड डिस्काउंट? 1,000 आप 10,000 में लेस कर दीजिए। तो 10,000 यहाँ पर लिस्ट प्राइस है, 1,000 यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे तो 9,000 अमाउंट हुआ। और 9,000 अमाउंट में से अभी जरूरी नहीं है कि 9,000 कैश में ही है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि 5,000 इसमें से क्रेडिट ट्रांजेक्शन था और 4,000 हमारा कैश ट्रांजेक्शन था। मींस 4,000 इमीडिएट हमें रिसीव हो गए थे, 5,000 अभी हमें रिसीव होने वाले हैं बाद में। तो उन 5,000 को हम जल्दी से रिसीव करें, इसके लिए हम उनसे कहते हैं कि भाई ऐसा है कि अगर आप हमें विद इन 10 डेज पेमेंट कर दोगे ये 5,000 तो हम आपको 2% डिस्काउंट और दे देंगे। तो ये जो डिस्काउंट है ये कैश डिस्काउंट है। तो 5,000 पर लगेगा 2%, 100 रुपीज। अगर वो हमें विद इन 10 डेज पेमेंट कर देता है तो हम उसे 100 रुपीज छोड़ देंगे, तो 4,900 उससे हम रिसीव करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट टोटल लिस्ट प्राइस पे लगता है, और कैश डिस्काउंट जो डेटर के ऊपर अमाउंट है हमारा, जो हमें वो पे करने वाला उस अमाउंट पर लगता है। क्लियर? दिस डिस्काउंट गिवन टू द इंक्रीज इन सेल। इसका मेन मोटो क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का इंक्रीज इन सेल। एंड देन कैश डिस्काउंट का मोटो होता है इट इज अलाउड टू इंकरेज क्विक और प्रॉम्प्ट पेमेंट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, पहले से आपको बता दिया गया है
it is deducted from the cash memo or invoice of the good. Cash discount is recorded in the books of account. It is not deducted from the invoice time. ये क्वेश्चन ना आपकी बुक से मैंने लिया है. दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 9.67 of BK Goyal book. Give journal entry for the following transaction in the book of राजा राम एंड कंपनी. ये कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं राजा राम एंड कंपनी के. आपसे ये कह रहा है कि आपको जर्नल एंट्रीज इससे रिलेटेड कर दी है. तो क्या है देखिए बेटा. ब्रॉड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट. ये जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे. आपके पास नोटबुक है तो उसमें इस तरह का फॉर्मेट ड्रॉ होगा. ऊपर लिखोगे जर्नल इन द बुक ऑफ राजा राम एंड कंपनी, डेट, पर्टिकुलर, LF लेजर वैल्यू नंबर, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट. इस तरह का फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना है. कुछ कैलकुलेशंस करनी है. तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें इस तरह से एक वर्किंग नोट आपको बना लेना है. यहाँ पर लिखोगे लिस्ट प्राइस ऑफ परचेज गुड्स. तो यहाँ पर पहले देखिए ट्रांजेक्शन में आएंगे. यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 3 का. परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹80,000. तो लिस्ट प्राइस 80,000 है. 10% ट्रेड डिस्काउंट देना और 2.5% कैश डिस्काउंट देना है. तो आपको ना यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स परचेज हमारा दे रखा है ₹80,000. ठीक है. इसमें से आपको बेटा लेस करना है. लेस करना है बेटा आपको ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट कितना है? एट द रेट 10% ना. एट द रेट 10%. देन अमाउंट आएगा बेटा 80,000 पर 10% आप लोग लगा दोगे तो कितना आएगा? 8,000. नेट अमाउंट आ जाएगा, मीन्स नेट परचेज आ जाएगी. नेट परचेज कितना आने वाला है? 72,000. 72,000 लेस करने के बाद आने वाला है बेटा. ये कैश परचेज है बेटा. इस अमाउंट पर क्या लगाना है बेटा? कैश डिस्काउंट. यस, कैश डिस्काउंट लगाना है. तो इधर आपको लेस करना है. लेस कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट कितना लगाना है आपको बेटा? 2.5%. एट द रेट 2.5%. इस पर लगाना है बेटा. इस पर लगाना है 72,000. तो 1,800 टैली कर लेना बेटा एक बार. 1,800. तो इसको आप लेस कर दोगे ना. या 70,200. जनरल एंट्री पे आएंगे आप लोग. जनरल एंट्री हमारा ये है, डाल दीजिए. फर्स्ट एंट्री देखो, परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री करनी है आप. परचेज अकाउंट डेबिट. कॉर्नर में डेबिट को लेके जाओगे इधर. ठीक है, डेबिट. और नीचे आपको लिखना है टू कैश अकाउंट. कैश अकाउंट. ठीक है. एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. नरेशन आपको लिखना है बेटा टू गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव. डिस्काउंट रिसीव हमारा CR हो रहा है, इसलिए 2 वर्ड यूज करेंगे. देखिए परचेज में कितना अमाउंट आएगा. अब ये तो कैलकुलेशन जो किया है ना, वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आया ये 72,000 है ना, ये हमें लिखना है. ट्रेड डिस्काउंट कभी भी मेंशन नहीं होता अकाउंट्स के अंदर, केवल लेस हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है अमाउंट. तो 72,000 आपको एंट्री के अंदर इधर BR साइड परचेज में लिखना है. क्लियर. इसके बाद इधर आपको रिसीव पेमेंट कितना करना पड़ रहा है? 70,800. एंड 1,800 का डिस्काउंट है बेटा. 1,800. तो 70,200 यहाँ पर कैश पेमेंट हो गया. 1,800 का डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया. नरेशन में बीइंग लगाना जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले बताया. नेक्स्ट देखिए पॉइंट. क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग. क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5, मार्च 5. सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ रुपीज, लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज कितना? 1 लाख एट 50% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट. तो ये भी कैलकुलेशन सेम उसी तरह से होने वाला है. सेल ऑफ इनवॉइस ऑफ गुड्स इज ₹1 लाख एंड
देखिए बेटा, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन 15%। 15% ऑफ 1 लाख, तो 15,000 आपको लेस करना है, जाने वाला यस है सर। 85,000। अब 85,000 पर 15% में ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, एंड देन 3% हमें कैश डिस्काउंट देना है। तो कैश डिस्काउंट 3% यहाँ पर लगा दीजिए। एट दी रेट 2.5 की प्लेस पर 3% कर दीजिए। तो 3% ऑन 85,000, बताइए 2,550 आ गया बेटा। इसको हमें सब्ट्रैक्ट। लेस कर देना है। लेस करने के बाद यस जो सर। 2,450 आ गया, ये हमारा कैश रिसीव ऑन कैश सेल आ गया। अब एंट्री में हमें किस तरह से करना है, गुड सोल्ड कर रहे हैं तो कैश हमें रिसीव होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट भी है इसमें, इसलिए डिस्काउंट अलाउड आएगा, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं इस पर। डेबिट टू नेक्स्ट सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। नरेशन आपको लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। डेट आपको 5 ऑफ मार्च लिखना है बेटा। इधर अमाउंट देखिए, सबसे पहले फिर दोबारा से हम जाते हैं पीछे। यहाँ पर हमारा ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद नेट सेल है 85,000। तो 85,000 आप एंट्री में कहाँ दिखाओगे, सेल के सामने। सेल मीन CR 85,000 एंड अमाउंट रिसीव हो रहा है बेटा। देखिए पीछे देखिए, फिर कैश रिसीव फ्रॉम कैश सेल है 82,450। यहाँ पर कैश रिसीव, ऊपर कैश अकाउंट डेबिट में 82,450 एंड देन डिस्काउंट है हमारे पास 2,550 का। इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का रिलेशन क्या है, एंड देन कैश डिस्काउंट रिसीव भी होता है और कैश डिस्काउंट हम पे भी करते हैं। देखिए बेटा, ट्रांजेक्शन नंबर 6, सोल्ड गुड्स टू नेपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो नेम ऑफ पर्सन दिया हुआ है, क्रेडिट सेल है ये, 50,000 पर आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट कर देना है। तो 20% 50,000 पर 10,000 हुआ, तो इसमें लेस कर दीजिए 50,000 में 40,000 आपकी नेट सेल हुई बेटा। तो आपको एंट्री क्या करनी है यहाँ पर, ये पहले डेट क्या थी, डेट थी 6 ऑफ मार्च, तो 8 में 6 डाल देंगे, और इधर ट्रेड सेल है तो नेम ऑफ पर्सन आ जाएगा नागपाल। नागपाल अकाउंट डेबिट। अकाउंट वर्ड नहीं लगाइए, पर्सन के साथ में अकाउंट नहीं लगता है। DR टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। अब टू सेल्स अकाउंट नरेशन आने वाला बेटा, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो 40,000 आपको ले आया शो करना। एंट्री पर आने से पहले, क्योंकि हमारा पेज क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे ग्रांड टोटल मुझे बता दीजिए कितना होने वाला है। सर 1,95,000। 1,97,000। ठीक है, ये हो गया। देखिए पेज मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आपको जब भी पेज कंप्लीट हो आपका, तो यहाँ पर इस तरह से लिखना है, टोटल करना है, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड CF लिखकर और टोटल कर देना है। और ये CF ना, ये आगे चला जाएगा, मतलब नेक्स्ट पेज पर जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेट ड्रॉ करना है, और उसमें बैलेंस ड्रॉ फॉरवर्ड लिखना है पर्टिकुलर कॉलम में। BF करके लिखोगे, और 1,97,000 आपको यहाँ दिखाना है। देखिए गुड्स रिटर्न हो रहा है, तो 1/4 मीन्स जो गुड्स हमने सेल की थी ना नागपाल को, 40,000 की गुड्स थी, उसका 1/4 हमें रिटर्न होके आ रहा है। तो एंट्री आपको क्या करनी है, 10,000। यस, तो एंट्री होने वाली है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ऑनर में जाएंगे, डेबिट कर लेंगे आप नागपाल। नरेशन आपको लिखना है बेटा, नरेशन गुड्स रिटर्न बाय नागपाल 10,000, 1/4 ऑफ 40,000, जितने का हमने सेल किया था उसका। क्या आएगा सर नीचे? यस, नीचे कर दीजिए इसको। ठीक है, ये एंट्री कंप्लीट। लास्ट एंट्री और करनी है बेटा। देखिए, नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश डिस्काउंट अंडर डिस्काउंट ऑफ 5%। नागपाल को हमने गुड्स होल्ड की थी 40,000, उसमें से उसने रिटर्न कर दिया हमें कितना, 10,000। तो 30,000 अमाउंट उससे हमें मिलेगा। कैश अकाउंट ऑनर में जाएगा, CR नेक्स्ट अकाउंट अलाउड। अकाउंट अलाउड
अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट ऑनर टू नागपाल। ठीक है, यहाँ लिखोगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम नागपाल। यहाँ पर ना 40,000 में से 10,000 लेस कर दोगे तो नागपाल पर ड्यू था हमारा 30,000 रुपीज, लेकिन नागपाल को हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं बताइए भाई। आएंगे पीछे क्वेश्चन पे आएंगे, 10th ऑफ मार्च में देखेंगे 5% नागपाल को हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। 1,500 आप माइनस कर दीजिए तो ये 28,500 हमें रिसीव हो जाए और 1,500 यहाँ पर आ जाएगा बेटा। पर Yes, आपको sir. ग्रांड टोटल करना है 2,37,000 ये टोटल आ गया आपका